number of observations are even, number of observations are even, and when the number of observations are odd. ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये है. तो एग्जांपल के तौर पे सपोज इवन नंबर में हम लोग ले लेते 10 वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, ऐसी वैल्यू जो या ऐसे वैल्यूज जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करे, राइट, 4 पार्ट्स. मीडियन जो था वो क्या कर रहा था, वो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था. तो ये हमारा था मीडियन, बराबर ना. ये वाली जो वैल्यू थी, क्योंकि एज यू कैन सी इसके लेफ्ट हैंड साइड में 5 ऑब्जर्वेशन है, इसके राइट हैंड साइड में 5 ऑब्जर्वेशन थे. तो ये मीडियन, इसको हम लोग बोल सकते हैं या इसको Q2 बोल सकते हैं, राइट. ये हमने देखा. फिर Q1 क्या होगा, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मतलब जो ये फर्स्ट पार्ट है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और जो सेकंड पार्ट है उसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे. तो अगर मैंने ये वैल्यू ली, 3 वैल्यू ली, तो ये मुझे Q1 बोल सकता हूँ मैं इसको. वाई, बिकॉज ये अगेन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और ये वाली वैल्यू जो है Q3 वो भी उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बराबर ना. तो Q1 विल बी दिस, Q3 विल बी दिस. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ओके, देन सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, Q1 के लिए सॉल्व कैसे करते हैं. तो Q1 के लिए सपोज अगर मैंने यही फॉर्मूला यूज किया, n/n+1 डिवाइडेड बाय 4, अगर ये फॉर्मूला यूज किया तो जस्ट अ मिनट, n+1 नहीं यूज कर सकते, n/4 का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. तो n/4 कितना आएगा, 10, बिकॉज देयर आर 10 ऑब्जर्वेशंस. 10/4 मतलब 2.5, 2/5 वैल्यू यहाँ पे होगी. 2/5 वैल्यू मतलब सेकेंड और थर्ड वैल्यू का एवरेज, सेकेंड एंड थर्ड वैल्यू का एवरेज. अभी सेकेंड वैल्यू कैन सी है 2 और थर्ड वैल्यू कैन सी है 3, तो इसका एवरेज लेना पड़ेगा हमें टू अराइव एट Q1. ओके, वेयरएज अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करें, ऑड नंबर की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 11 ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड 11. सपोज ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या होता है Q1 कैलकुलेट करने के लिए, n+1/4. ठीक है, तो n कितना है यहाँ पे 11, तो Q1 क्या हो जाएगा हमारा 11 + 1/4 मतलब 12/4. मतलब यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो रहेगी वो हमारी Q1 रहेगी यहाँ पे. ठीक है, सो ऑड नंबर के लिए एक सिंगल नंबर मिलता है हमें डायरेक्टली, थर्ड वैल्यू. सो दिस विल बी Q1, दिस विल बी आवर Q1. देन Q3 क्या होगा इस केस में, Q3 विल बी 3n+1/4 वैल्यू. ठीक है, सो 3 into n+1 is 12/4 मतलब कितना होगा यहाँ पे 2.5 आएगा इसका, सॉरी थर्ड आंसर आएगा ना. 3 into 3 नाइन्थ वैल्यू, यहाँ पे नाइन्थ वैल्यू जो रहेगी वो हमारी ये रहेगी, नाइन्थ वैल्यू रहेगी वो Q3 रहेगी. तो दिस इज Q3 हियर. एंड Q2 क्या रहेगा यहाँ पे, Q2 विल बी n+1/2 वैल्यू. यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 था, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4 था, यहाँ पे 2 रहेगा. ठीक है, या फिर 2 into 4, 2/4 ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग. तो ये 12/2 मतलब सिक्स्थ वैल्यू जो है, सिक्स्थ वैल्यू कौन सी है, 6 ही है यहाँ पे. तो दिस विल बी अवर Q2. ठीक है, Q2 विल बी 6. यहाँ पे नंबर्स लेने की वजह से जो पोजीशंस आ रहे वही नंबर है, लेकिन ये 10 20 30 40 ऐसा भी हो सकता है. तो उस केस में हमारा नंबर अलग होगा, राइट. तो लेट्स टेक दीज वैल्यूज इंस्टेड ऑफ दिस, नहीं तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 110. यहाँ पे 60 रहेगी, यहाँ पे नाइन्थ वैल्यू 90 रहेगी Q3 की, राइट. एंड यहाँ पे Q1 की वैल्यू थर्ड वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू रहेगी 30. ठीक है, समझ में आ गया है? यस सर. ओके,
Just a minute. 11 plus 1 12 divided by 4 3 3 into 3 9. Q3 सही है. Q2 के लिए there are odd number 11 का half मतलब sixth value. 3 4 5 6. Okay, Q2. ठीक है. So this is how it is to be calculated. Now as you can see यहाँ पे Q2 के लेफ्ट हैंड साइड में 5 वैल्यूज है, राइट हैंड साइड में 5 वैल्यूज है, और Q1 के भी ये वाले साइड में दो दो वैल्यूज है, और यहाँ पे भी Q3 के साइड में दो दो वैल्यूज है. ठीक है. द ओनली थिंग इज दैट फॉर दिस वी कैन टेक n प्लस n अपॉन 4. इवन नंबर के लिए n अपॉन 4 ले सकते हैं. इवन के लिए भी सेम ही रहेगा ना, n प्लस 1 अपॉन 2 करेंगे तो इट विल बी करेक्ट. 11. हाँ, see here also it should be n plus 1 for be it for even or for odd, it should be the same. 11 upon 4. So 11 upon 4 के लिए क्या आंसर रहेगा? 2.75 ऐसे आंसर मिल रहा है ना. Even number of observations के लिए Q1 will be n upon 4. ठीक है. सो ये फॉर्मूला के रिलेटेड थोड़ा सा ये है कंफ्यूजन. इवन नंबर के लिए क्वार्टाइल्स क्या करते हैं, कैसे फॉर्मूला है, तो we will see maybe in the one of the example we will see how it is to be done. But मुझे जितना पता है उतना odd number रहेगा तो n plus 1 upon 4 करो, even number रहेगा तो n upon 4 करो. Okay, so that way you will get the value of Q1. So here Q1 will not be 3, it will be 2.5. Okay, because second or third value का average. So Q1 will be here somewhere. This will be your Q1. एंड Q3 किधर रहेगा? सो Q3 के लिए 3 n upon 4 मतलब 7.5 द वैल्यू, मतलब 7th और 8th वैल्यू का एवरेज, 7th एंड 8th वैल्यू का एवरेज. ठीक है. सो दिस विल बी 7.5 मतलब समवेयर हियर. Q3 विल बी समवेयर हियर. ठीक है. Q1 विल बी समवेयर हियर. सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ. ओके, तो ये हो गया. नाउ और एक ग्रुप डेटा के लिए आपको बता देता हूँ, एंड देन बाकी फिर जो फॉर्मूला है वो देख लेंगे हम लोग. ये रॉ डेटा के लिए था. भी क्लास इंटरवल के लिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. तो क्लास इंटरवल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज ये है आपका x वैल्यू 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30. ठीक है. सपोज ये 8 क्लासेस है, उनके रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज आर द फॉलोइंग: 10, 15, 25, 30, 25, 15, 10. ठीक है. सो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद द रिस्पेक्टिव क्लासेस. तो अभी आपको पूछा है कि फाइंड मीडियन एंड Q1 एंड Q2 Q3. ठीक है. Q1 एंड Q3, मीडियन Q1 एंड Q3 ये आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे करोगे? पहले तो आपको मीडियन के लिए समेशन ऑफ f कितना है वो देखना पड़ेगा. टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? तो 25 plus 15 is 40 plus 10 50. 50 plus 50 100 plus 1 plus 30 is 130. ठीक है. सो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. तो उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. सो 10, 25, 50, 80, 105, 1
20 एंड 130, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सॉल्व की। नेक्स्ट अभी क्या करते हैं हम लोग, मीडियन के लिए क्या करते हैं, पहले तो मीडियन क्लास वगैरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना। तो मीडियन क्लास कैसे मिलता है हमें, मीडियन क्लास इज n/2, तो वैल्यू जहाँ पे है वो आपका मीडियन क्लास है। सो 130 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू कितना होगा इसका आंसर, 65। हाँ, 65 या 65 वैल्यू जहाँ पे वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो 65 वैल्यू कहाँ पे, देखो 50 तक की वैल्यू यहाँ पे है, रेस्ट 30 वैल्यूज यहाँ पे है, मतलब 30 to 40 इज योर मीडियन क्लास। ओके, तो इसको मैं लिख लेता हूँ मीडियन क्लास। सेम वे हमें Q1 और Q3 का क्लास देखना पड़ेगा। सो Q1 का क्लास क्या है, n/4 वैल्यू। सो n/4 मतलब 130 डिवाइडेड बाय 4, कितना आंसर आएगा, 65 का भी आधा आधा, 32.5, 32.5 राइट। सो 32.5 मतलब 32 और 33 के बीच में 30। सो लेट्स सी वेयर द 32 एंड 33 वैल्यूज आर। सो 25 तक की वैल्यू यहाँ पे है और बाकी 50 तक की वैल्यू यहाँ पे है, तो मतलब 32, 33, 34 सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो वी कैन से दिस इज अवर Q1 क्लास, राइट, दिस इज अवर Q1 क्लास, राइट। सेम वे Q3 क्लास भी हमें कैलकुलेट करना है। Q3 कैसे करते हैं, 3n/4, तो कितना आएगा इसका आंसर, 65 प्लस दिस कितना आएगा, 97.5 नो, मतलब 97th और 98th वैल्यू का एवरेज। तो 97 98 कहाँ पे आ रहा है, ये वाले क्लास में आ रहा है। 80 के बाद वाले सभी वैल्यूज 105 तो यहाँ तक है। तो ये हो गया हमारा Q3 क्लास। तो जैसे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते थे वैसे ही Q1 और Q3 को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो लेट मी टॉक अबाउट दैट। पहले हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला याद है किसी को, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू L1 plus n/2 minus cumulative frequency of previous class divided by frequency of the same class into L2 minus L1, ठीक है। So this was the formula for median, right? तो अभी वैल्यूज को प्लग करो, हमें मीडियन क्लास मिला है, तो ये L1 है ये L2 है, तो 30 प्लस n/2 कितना है, n is 130 डिवाइडेड बाय 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास है ये, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास, तो 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी है 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, इनटू L2 माइनस L1, L2 कितना है यहाँ पे 30 to 40 का 40 माइनस 30, सो मीडियन कितना हो जाएगा 30 प्लस इनटू ब्रैकेट 130/2 is 65, 65 minus 50 is 15, 15/30 is 0.5, 0.5 into 10 is 5, राइट। तो फाइनली यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, बट यू नीड टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप। सो ये आपका मिल गया मीडियन, मीडियन हो गया आपका 35। नेक्स्ट इज टू कैलकुलेट Q1 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है वैसे के वैसे ही ले सकते हो, सिर्फ जहाँ पे मीडियन क्या है n/2, मिडल पॉइंट है ना, तो n/2, Q1 क्या है, Q1 इज n/4, तो वही लेना है, बाकी सब सेम है, ठीक है। सो Q1 देखो मीडियन Q1 के लिए, Q1 क्लास क्या है 20 to 30, सो ये L1 होगा ये L2 होगा। सो 20, सो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, L1 plus into bracket n/4 minus cumulative frequency of previous class, frequency of the same class into L2 minus L1, ठीक है। फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, दैट्स इट, बाकी सब सेम है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे 20 है इसका वैल्यू, फिर n/4 कितना है 130/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, 20 to 30 की प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 25, तो 25 लेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास विच इज आल्सो 25 इनटू L2 माइनस L1 मतलब 30 माइनस 20, तो इसका कितना आंसर आएगा 20 प्लस 30/4 विल बी, ये देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हमने 30/4 32.5, 32.5 माइनस 25 कितना आएगा आंसर 7.5 नो, 7.5 डिवाइडेड बाय 25 कितना आएगा
7.5 डिवाइडेड बाय 25, या ये देखो 30 minus 20 is 10, 10 into 7.5 will be 75, 75 upon 25 कितना आएगा आंसर? So Q1 is 23, बराबर ना? Q1 is 23. Same way Q3, Q3 का फॉर्मूला क्या रहेगा, कोई बताएगा? By the same logic. Q3 का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? It will be L1 plus Cn upon 4 minus Cf divided by the frequency multiplied by the L2 minus L1. करेक्ट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो बस सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे 3n/4 आएगा, दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका आंसर अभी मैं यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो क्या आएगा, ये देखो Q3 क्लास का L1 क्या है 40, तो यहाँ पे 40 आएगा, प्लस 3n/4, 3n/4 कितना आता है 97.5, तो 97.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, इट इज 80, to 80 divided by frequency of the same class, which is in this case is 25, ये 25 आएगा into 10, 50 minus 40 is 10, okay? तो इसका आंसर कितना आएगा फाइनली 17.5, मतलब 17.5 into 10 करोगे तो 175, 175 divided by 25 कितना आएगा आंसर? Not 9, it will be 4 plus 3, 7, 47, ठीक है। So Q3 is 47, Q1 is 23 and Q2 is median is 35। जस्ट देख सकते हो कि भाई ये सिक्वेंशियली करेक्ट है क्या? Q1 पहले आना चाहिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है तो Q1 पहले आएगा, Q2 मिडल में आएगा और Q3 जो रहेगा वो आखिर में रहेगा। तो जस्ट देख सकते हो Q1 कितना है 23, Q2 मिडल में है 35 एंड Q3 जो है वो 47 है, ठीक है। एक बार ये भी चेक कर सकते हो कि मीडियन क्लास में ही मीडियन आ रहा है क्या? मीडियन क्लास क्या है 30 to 40, मीडियन की वैल्यू क्या है 35, सो यस इट इज बिटवीन 30 to 40। Q1 की वैल्यू क्या है 23 and it is lying between 20 to 30 class, so yes it is correct। then Q3 क्या है 47, again it is lying between 40 to 50, ठीक है। so this is how you need to calculate the quartiles, ठीक है। वैसे ही परसेंटाइल्स भी होते हैं, लेकिन अभी परसेंटाइल्स हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, बिकॉज ये भी मैंने क्यों किया, बिकॉज वी वर डीलिंग विद क्वार्टाइल्स, हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे, तो वी नीड टू नो व्हाट इज द आइडिया ऑफ Q1 Q2 Q3, तो इसीलिए मैंने ये डिस्कस किया। कोई डाउट है इसके रिलेटेड? No sir. देखो ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, ये फॉर्मूला है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ये फॉर्मूला वैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्लास आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला चेंज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इवन था इसलिए ऐसे लिया, अगर ऑड रहेगा तो आप n+1 ले लो, यहाँ पे हर जगह पे n+1 ले लो, बट ये फॉर्मूलाज जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, सो रिमेम्बर दिस, ओके। ये जो फॉर्मूलाज है n/2, n/4, 3n/4, ये सब वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। So let's talk about the measures of dispersion on the basis of quartiles. Just let me run this through. तो नेक्स्ट अभी बात करते हैं क्वार्टाइल्स के फॉर्मूलाज की। तो क्या क्या है, एक होता है क्वार्टाइल रेंज जो कि Q3 माइनस Q1 रहता, Q3 माइनस Q1, वो बोलता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो हाँ फर्स्ट इन्होंने दिया है क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको बोला जाता है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले आता है क्वार्टाइल रेंज, लेट मी राइट डाउन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन।
मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में फर्स्ट अभी रेंज वगैरह हमने देख लिया है, रेंज देखा है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखा है हमने। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं, क्वार्टाइल्स की बात करते हैं। सो क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1, इसको बोलेंगे क्वार्टाइल रेंज। नॉर्मल रेंज क्या था, मैक्स माइनस मिन, राइट, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, उसको रेंज बोले थे। क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, Q3 माइनस Q1। सेकंड, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज, और इसको क्या बोला जाता है, क्वार्टाइल डिविएशन भी बोला जाता है, क्वार्टाइल डिविएशन बोला जाता है, क्यूडी बोला जाता है, या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला जाता है। वो है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ओके, फिर थर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो ये क्या आता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। क्लियर है ये फॉर्मूलाज है इसके, समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। सो यहाँ पे कोई भी सपोज आपको डेटा दिया है, ऐसा ग्रुप वाइज ऐसा डेटा दिया है, और आपको क्वार्टाइल्स, आपको पूछा है कि फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, तो आपको पहले Q1 Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने किया लास्ट जो एग्जांपल था, इसमें हमें जो वैल्यूज मिली थी Q1 की 23, Q2 की 35 एंड Q3 की 47, तो उन वैल्यूज के लिए आप लोग ये तीनों मेजर्स के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमारे केस में क्वार्टाइल रेंज क्या होगा, क्वार्टाइल रेंज होगी Q3 माइनस Q1, सो 47 माइनस 23, ये हो जाएगी हमारी क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगी, सेमी ये वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करना है हमें, या क्वार्टाइल डिविएशन अगर पूछा है तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, सो सेम 47 माइनस 23 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको क्वार्टाइल डिविएशन मिलेगा। एंड लास्टली कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है उन्होंने, रॉ डेटा दिया है, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और उसके लिए सॉल्व किया है। तो n+1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है पोजीशंस आइडेंटिफाई करने के लिए। वंस यू गेट द Q1 एंड Q2 40 और 9, ये है यहाँ पे, Q3 इज 40 एंड Q1 इज 9, तो वो मिल गया। तो आपको देखो QD कैलकुलेट किया है यहाँ पे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, देन कोएफिशिएंट ऑफ QD भी कैलकुलेट किया है। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। ऑलराइट, फिर ये रॉ डेटा के लिए था। आगे नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने इसके लिए किया है, क्लास इंटरवल के लिए किया है, राइट। तो यू नो हैव अ लुक एट द फॉर्मूला इटसेल्फ। फॉर्मूला क्या है, n/4 3n/4, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। फिर आते हैं मेन डेविएशन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया रेंज, और देखो यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या किया है, रेंज देखा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज देखा है। रेंज का फॉर्मूला था मैक्स माइनस मिन, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला था मैक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाय मैक्स प्लस मिन, ठीक है। फिर हमने सेकंड इसमें क्या देखा, क्वार्टाइल डिविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, ये भी हमने देखा। ये दोनों समझ में आ गया आपको, रेंज और क्वार्टाइल्स के रिलेटेड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? Yes, sir. Okay. Now the next is, as you can see, it is mean deviation and coefficient of mean deviation. And last wala है standard deviation and coefficient of standard deviation. So let's talk about mean deviation first. Mean deviation क्या है? जहाँ पे आप हर एक वैल्यू का उसके मीन से कितना या एवरेज डिविएशन क्या है, ये अगर आप देख रहे हो तो उसको मीन डिविएशन बोला जाता है। ठीक है, तो देयर आर, सी, let's take one example here mean deviation के related, then things will be clearer. Okay, यहाँ पे classified और unclassified ऐसे इसके बेसिस पे लिया जा रहा है। Okay, तो रॉ डेटा, ये देखो ये वाला जो रॉ डेटा है उसके लिए कर लेते हैं। सपोज तो ये सपोज 30, 39, 40, 42
ये सब वैल्यूज यहाँ पे दिए अप टू 26। तो अगर आपको पूछा है कि फाइंड आउट मीन डिविएशन, आपको सिर्फ बोला है कि फाइंड आउट मीन डिविएशन, तो आपको क्या करना होता है, पहले मीन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, उसका एवरेज। तो देर आर 10 ऑब्जर्वेशंस और उसका एवरेज करोगे समेशन एक्स अपॉन एन, तो आपको 40 आंसर मिलेगा, राइट। फिर आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मीन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप हर एक एक्स वैल्यू को कंसिडर करो और उसमें से एक्स बार को माइनस करो, ओके। So that will give you the difference of each value of x from its mean, और उसके बेसिस पे फिर आप मीन डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर मीन डिविएशन। लेट मी टेक सिमिलर टाइप ऑफ सम। एक सम आपको होमवर्क मतलब घर पे प्रैक्टिस करने के लिए वो सम रहने दो, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे अलग से लेके दिखाता हूँ। सपोज रॉ डेटा है आपका, ये वैल्यूज है कुछ 20, 25, 24, 21, 23, 28, 27, 29, 27, कितना हो गए, 8 वैल्यूज हो गए। लेट्स टेक 2 मोर वैल्यूज, या ठीक है इतने भी वैल्यूज चल जाएंगे, ठीक है इतने वैल्यूज हैं, ठीक है। सो 10 वैल्यूज आर देयर एंड you are asked to find out mean deviation, you are asked to find out mean deviation, ठीक है। तो पहले मीन डिविएशन यहाँ पे अगर और भी प्रिसाइजली अगर मुझे इसको लिखना है तो इसको बोलेंगे हम लोग मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। ये लिखना मतलब ये ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा, मतलब उसके एवरेज से कितना दूर है ये वैल्यूज, वो आपको देखना है, और उसका एवरेज डिविएशन। ये वाला जो फर्स्ट वर्ड है इसका मतलब है एवरेज डिविएशन, ठीक है। एवरेज डिविएशन ये उसका मतलब है। एवरेज डिविएशन कहीं से भी हम लोग ले सकते हैं, फ्रॉम एनी स्पेसिफिक वैल्यू ले सकते हैं, लेट्स कॉल इट x0। उस वैल्यू से आप मुझे बताओ कि एवरेज डिविएशन क्या है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या एवरेज डिविएशन फ्रॉम मीडियन पूछा जा सकता है, या एवरेज डिविएशन फ्रॉम मोड मोड पूछा जा सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट ये क्या बता रहा है कि एवरेज डिविएशन क्या है वो हमें देखना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ये रॉ डेटा है तो पहले इसका मीन निकालेंगे, क्योंकि हमें मीन डिविएशन फ्रॉम, अगर कुछ नहीं दिया है आपको सिर्फ बोला है कि फाइंड आउट मीन डिविएशन, तो इसका इम्प्लिसिट मतलब ये है कि यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, ठीक है। एवरेज डिविएशन फ्रॉम मीन यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दैट। तो पहले मीन निकालो, मीन कैसे मिलेगा, समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये सभी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। सो 20 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 28, कोई किसी को करना पड़ेगा ये, 29 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 21, ठीक है। 10 वैल्यूज डिवाइडेड बाय 10, क्या आएगा इसका आंसर, समेशन क्या आ रहा है इन सबका, कोई कर रहा है? यस सर 243। 243, ओके सही है 243। और किसी को मिला? Yes, I got it. ओके सो x बार इज 24.3, ठीक है। अभी हमें ये देखना है, देखो ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज क्या है 24.3, बट आर वी गेटिंग सेम वैल्यू ऑल द टाइम, इज x always taking 24.3 value? The answer is no. X has a variation in it. X is sometimes taking 20 as a value, sometimes it is 21, sometimes it is going up to 29 also, isn't it? So x is not constant all the time. तो अगर हमें ये पता है कि 24.3 इज द एवरेज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एवरेज से वो कितना डिविएट होता है ऑन एन एवरेज, वो हम लोग देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं से इसको हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, टेबल को हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ, लेकिन हम लोग वर्टिकली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x के वैल्यूज को लिख रहा हूँ, यहाँ पे x के वैल्यूज को लिख रहा हूँ। x के वैल्यूज क्या है, 20, 25, 24, 21, 23, 28, 29, 27, 25 एंड 21, ठीक है। ये 10 वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, 10 वैल्यूज को लिख लिया। एक्स आई, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स आई, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ एक्स दैट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल इज टेकिंग। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉलम में क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है। हर एक एक्स के वैल्यू से हम लोग क्या कर रहे हैं,
उसका मीन माइनस कर रहे हैं, सो दैट वी अंडरस्टैंड वेदर द वैल्यू इज अबव द मीन, बिलो द मीन, एंड व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन. ठीक है, तो एज यू कैन सी फर्स्ट वैल्यू इज 20, सो 20 माइनस 24.3. यहाँ पे आप करोगे 20 माइनस 24.3. ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे 25 माइनस 24.3 एंड सो ऑन, ऐसे आप करते जाओगे, राइट. तो इसका आंसर क्या मिलेगा 20 माइनस 24.3, इसका आंसर मिलेगा माइनस 4.3, इसका आंसर मिलेगा 0.7, इजंट इट. सो ऐसे हर एक जगह पे करना है. 24 माइनस 24.3, तो इसका आंसर मिलेगा माइनस 0.3. 21 minus 24.3, so this will be minus 3.3. बराबर ना, minus 3.3. and 23 minus this will be minus 1.3. 28 minus this will be 3.7. बराबर ना, yes. Then 4.7, then 2.7, then 0.7. 21 minus this will be, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर 0.3. ये समझ में आ गया क्या किया हमने, xi माइनस x बार, x के एक्चुअल वैल्यू में से x बार हमने माइनस किया. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस. ओके. अगर आप इसका समेशन करोगे तो बाय डेफिनेशन इट विल बी 0. वो हमेशा 0 रहता है. x के वैल्यूज जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, उन x के वैल्यूज में से अगर आपने मीन माइनस किया और अगर आपने समेशन xi माइनस x बार किया तो ये हमेशा 0 आता है. ये मीन की प्रॉपर्टी है, ये मीन की प्रॉपर्टी है, एवरेज की प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो यू डोंट हैव टू सॉल्व फॉर दिस, जस्ट आपको चेक करना है कि भाई मैंने सही किया है क्या, तो आप इनका समेशन करके देख सकते हो. अगर 0 आ रहा है तो ये सब सही है. ठीक है, तो ये मिल गया. तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट यूजफुल. हमें पता है कि समेशन xi माइनस x बार इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. दिस इज हाउ यू टेक मीन, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट मीन. सो देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम हियर. तो अगर हमें एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिस्टेंसेस का स्क्वायर करना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे हो ये रहा है कि कुछ वैल्यूज मीन से ज्यादा है, जैसे कि ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये these some of the values are greater than x bar and remaining values are below x bar. ठीक है, और इसके वजह से हो ये रहा है कि जो पॉजिटिव डिस्टेंसेस है उनको नेगेटिव डिस्टेंसेस कैंसिल आउट कर रहे हैं. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 25 माइनस 24.3 हमें पॉजिटिव 0.7 आंसर मिला, लेकिन बहुत सारी जगहों पे नेगेटिव आंसर्स भी है. तो जो नेगेटिव आंसर्स है वो हमारे पॉजिटिव आंसर्स, पॉजिटिव डिस्टेंसेस को कैंसिल आउट कर रहा है, और इसीलिए हमें समेशन xi माइनस x बार हमेशा 0 मिल रहा है. ठीक है, सो ये मेथड, ये वाला जो मेथड है माइनस 4.3, 0.7 माइनस 0.3, ये वाला जो मेजर है ये बहुत सही मेजर नहीं है डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए, या एवरेज डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये सही मेजर नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका फिर स्क्वायर करना पड़ता है. ठीक है, बिकॉज डिस्टेंसेस है, नेगेटिव डिस्टेंस, पॉजिटिव डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 3 फ्रेंड्स A, B एंड C. ठीक है, ये 3 फ्रेंड्स हैं और ये उनके घर है, सपोज ये घर है, राइट. तो अगर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इन तीनों फ्रेंड्स के घर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कितने मीटर्स पे है या कितने किलोमीटर्स पे है, ये घर इसके घर से कितने किलोमीटर्स पे है, एंड सो ऑन, राइट. तो दिस वे आई विल बी एबल टू गेट द डिस्टेंसेस. बट अगर कुछ डिस्टेंसेस पॉजिटिव आ रहे हैं और कुछ यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस हो सकता है, कैन वी हैव like B's house is -2 kilometers away from A's house, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, डिस्टेंसेस कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसीलिए ये जो हमें डिस्टेंस मिला है, यहाँ पे डिफरेंस मिला है दो वैल्यूज के बीच में, वो डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ उसको नहीं ट्रीट करना चाहिए. तो इसीलिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में लेते हैं. ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में लेते हैं. यहाँ पे आइदर हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर वाला जो मेथड है वो बाद में देखेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग द डिस्टेंसेस. वो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं वहां पे डिस्टेंसेस को स्क्वायर किया जाता है. बट जो फर्स्ट मेजर दिया गया था
मीन डिविएशन फ्रॉम मीन, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिस्टेंस देखेंगे। एब्सोल्यूट डिस्टेंस मतलब क्या, यहाँ पे मॉड्यूलस साइन है, दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू है उसके इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, निगेटिव साइन है उसके साइन को हम लोग एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। तो -4.3 को मॉड्यूलस साइन अगर लगाया तो वो बन जाएगा 4.3, 0.7 ही रहेगा। देन -0.3 विल बिकम +0.3, -3.3 विल बिकम +3.3। ये वाला भी डिस्टेंस है ना, ये नेगेटिव नंबर लेके क्या मतलब है यहाँ पे, इसीलिए मॉड्यूलस साइन में हमने ले लिया इसको। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, इज दिस क्लियर? हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. ओके, तो अभी इंस्टेड ऑफ टेकिंग समेशन xi माइनस x बार, वी विल टेक समेशन इनटू मॉड्यूलस साइन xi माइनस x बार। ठीक है, तो इसका अगर आपने समेशन किया, xi माइनस x बार का अगर आपने समेशन किया तो आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस कितना है, हर एक xi वैल्यू का उसके मीन से आने वाला डिस्टेंस टोटली कितना है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, 4.3 + 0.7 + 0.3 एंड सो ऑन, ऐसे सभी 10 नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द आंसर, कैन समबडी टेल मी? $25. 25, right? 25, okay. So this is your summation xi minus x bar. अभी mean deviation from mean का फॉर्मूला क्या है? mean deviation from mean का फॉर्मूला है summation into modulus sin xi minus x bar divided by n। ठीक है, तो जो आपको डिस्टेंसेस मिला है, बिकॉज देयर आर 10 वैल्यूज नो, उनका टोटल डिस्टेंस 25 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज डिस्टेंस ऑन एन एवरेज ईच वैल्यू ऑफ x, how different, how away each value of x is from its mean। तो हमें समेशन xi माइनस x बार जो मिला है 25, उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो ऑन एन एवरेज ईच वैल्यू ऑफ x इज अवे बाय 2.5 यूनिट्स। जो भी इसके यूनिट्स है वो 2.5 यूनिट से हर एक वैल्यू ऑन एन एवरेज मीन से दूर है। ठीक है, ये हो गया मीन डिविएशन फ्रॉम मीन। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. ओके, कोई मुझे क्विकली बता सकता है, अगर मुझे सपोज ये पूछा जाता कि फाइंड आउट मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, तो उस वक्त मैं क्या करता? मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, सिर्फ प्रोसेस बताओ, एक्चुअल कैलकुलेशन आप बाद में कर सकते हो चाहिए तो। मीन डिविएशन फ्रॉम मोड, क्या करते हैं हम लोग? विल वी रिक्वायर मीन देन? डू वी नीड टू कैलकुलेट मीन इन दैट केस, अगर मुझे मीन डिविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट करना है तो? यस सर। नो, सपोज ये मैंने क्या कहा, ये जो मीन वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है, एवरेज। हमें क्या दिखना है, एवरेज डिविएशन, और इसीलिए ये जो समेशन ऑफ डिस्टेंसेस है उसको हम लोग n से डिवाइड कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट एवरेज डिविएशन। ठीक है, एवरेज डिविएशन कहाँ से कैलकुलेट किया था हमने? मीन से कैलकुलेट किया था, इसीलिए हमने मीन कैलकुलेट किया। लेकिन अगर आपको मीन डिविएशन फ्रॉम मोड कैलकुलेट करना है, you don't require mean then, you will be requiring mode then। mode क्या रहेगा इस particular distribution के लिए? what is the mode of the distribution? Yes, frequency. The number which occurs most frequently, isn't it? Which number is occurring most frequently here? See, all other 21. values are occurring only once. All other values are occurring only once, but there is only number 21 which is occurring twice। ठीक है, तो दो फ्रीक्वेंसी वाला एक ही नंबर है, यू नो, एज फार एज
my reading goes 25 is also the number which occurs more frequently, isn't it? So let me change it a bit. Let's say ये 25 नहीं है, ये भी 21 ही है सपोज, ठीक है? मैं अभी कैलकुलेशन नहीं बताना चाह रहा हूँ, जस्ट एक प्रोसेस समझा रहा हूँ कि सपोज ये भी 21 है, तो देर आर 121, 221 एंड देर आर 321 वैल्यूज, राइट? सो दैट इज द नंबर विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली. तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे, मीन नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम लोग डायरेक्टली लेंगे एक्साइज. एक्साइज को ऐसे हॉरिजॉन्टली या ऐसे वर्टिकली लिखेंगे. नेक्स्ट कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, एक्सआई माइनस मोड. एक्सआई माइनस मोड, बिकॉज डिस्टेंस कहाँ से कैलकुलेट करना है हमें, सपोज मोड से कैलकुलेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे मोड लेंगे. तो 20 माइनस 21, 25 माइनस 21, 24 माइनस 21 एंड सो ऑन. ऐसे डिस्टेंसेस मिल जाएंगे. कुछ डिस्टेंसेस पॉजिटिव रहेंगे, कुछ डिस्टेंसेस निगेटिव रहेंगे. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव डिस्टेंसेस नहीं हो सकते, इसीलिए उसको मॉड्यूलस साइन में लेना पड़ेगा. मतलब वी विल जस्ट एलिमिनेट द नेगेटिव साइन. जहां पे नेगेटिव साइन है वो उसको एलिमिनेट करेंगे, जो पॉजिटिव नंबर्स है उनको वैसे के वैसे लेंगे. दैट विल गिव यू समेशन एक्सआई माइनस मोड इन द मॉड्यूलस साइन. समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Okay. Once you get this, you will plug it here. Summation xi minus mod divided by n. Because there are 10 observations, आप क्या करोगे, जो भी डिस्टेंस आएगा, जो भी मॉड्यूलस साइन में आपका समेशन ऑफ डिस्टेंसेस आएगा, उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. दैट विल गिव यू एवरेज डेविएशन फ्रॉम मोड या मीन डेविएशन फ्रॉम मोड. ऑलराइट, समझ में आ रहा है ये? Yes. Is this clear? ओके, ठीक है. सो अभी ये था रॉ डेटा के लिए. जब ऐसे नंबर्स एक सीक्वेंस में लिखे जा रहे हैं तो उस वक्त ऐसे कैलकुलेट करते हैं मीन डेविएशन. नाउ लेट मी टेक अनदर एग्जांपल वेयर यू हैव अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन दैट केस हाउ विल यू सॉल्व फॉर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन? जैसे मैंने कहा, आप कोई भी वैल्यू से लेके डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हो. मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि आप मीन से डिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हो, आप मोड के रेफरेंस पॉइंट से आप डिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हो, आप मीडियन के बेसिस पे डिस्टेंसेस को कंपेयर कर सकते हो, या ये तीनों छोड़ के और कोई भी वैल्यू ले सकते हो. आप एक्स की कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, उसको रेफरेंस पॉइंट लेके आप डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. नाउ लेट me talk about the frequency distribution, second type of data, frequency distribution. उसके लिए हमें क्या करना है, we are asked to find mean deviation. क्या करना है बताओ, mean from mean, median, mode. yes, चलो मीन ही कर लेते हैं. मीडियन एंड मोड मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ऐसे होमवर्क दे देता हूँ. सपोज एक्स की वैल्यूज है ये 10, 20, 23, 50, 58, 90 एंड सो ऑन. कितने वैल्यूज हो गए, 600 एंड 120. ठीक है. सो ये एक्स के वैल्यूज है, उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ये है 3, 7, 8, 12, 5, 10, then 8 and 7. ठीक है. सो समेशन ऑफ एफ कितना आ रहा है, 10, then 20, 30, 40, 50 and 60. समेशन एफ है 60. ठीक है. सो ये है, और आपको क्या पूछा है कि फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन. ओके, तो इसका मतलब है पहले हमें मीन कैलकुलेट करना जरूरी है, एवरेज कैलकुलेट करना जरूरी है. एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? कैन समबडी टेल मी द फॉर्मूला फॉर अ मीन हियर? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर मीन हियर? Summation f divided by the total number of observations. समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ या एन. ठीक है. समेशन एफ इंटू एक्स, राइट? तो एफ इंटू एक्स, पहले हमें एफ इंटू एक्स करना जरूरी है. तो 10 इंटू 3 इंटू 10 इज 30, देन 7 इंटू 20 इज 140, 8 इंटू 23 कितना आएगा इसका आंसर?
देख लो एक बार। हाँ? बराबर, एक बार देख लो ये मल्टीप्लिकेशन बराबर है क्या, और इसका टोटल कोई बता सकता है मुझे? सर 3784 3780 4 ओके ओके 3784 ये हो गया समेशन एफ एक्स। ठीक है, तो मीन क्या होगा हमारा? समेशन एफ एक्स इज 3784 डिवाइडेड बाय समेशन एफ इज 60। कितना आंसर आएगा इसका? 63.66. 0.66 ओके 63 60। Sir, there is हाँ, zero after point. देयर इज वन मोर जीरो हियर 63.06 Zero, ऐसा है। yeah, 6. Yeah, 6 is recurring. Okay, 6 is recurring. So let's take 63.07, right? 63.07 रिकरिंग सीरीज है, तो एक नंबर ऐड करो वहां पे। ऑलराइट, 63.07 ये हो गया आपका एक्स बार, राइट? आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको मीन फाइंड आउट करना था क्या? नहीं, यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट एवरेज डिविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, तो एवरेज डिविएशन फ्रॉम मीन मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्स आई माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, राइट? एक्चुअल वैल्यूज में से मीन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये एक्स के वैल्यूज है, ये मीन है मेरा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई माइनस एक्स बार, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 63.07। सो ये हो जाएगा माइनस 53.07, then 20 minus 63.07 which will be minus 43.07, then 23 minus 63.07, sorry 63.07 which will be minus 90 nahi, minus 20, no, minus 20.07. Is it correct? Just check once. Yes. 63.07, तो ये हो जाएगा minus 13.07, then 58 point, इसका कितना आएगा? 2 plus 3 मतलब minus 5.07, then 90 minus 63.07 इसका आएगा 64 26.93, then 100 minus 63.07, this will be 36.93, 120 minus 63.07, this will be 56.93. ठीक है, सो ये हो गए आपके डिस्टेंसेस। ऑलराइट, इसका समेशन करोगे तो जीरो ही आने वाला है। तो जस्ट आपको अगर वेरीफाई करना है कि ये सही से किया है या नहीं, तो आप कर सकते हो और करके देख सकते हो ये जीरो आ रहा है क्या। ये हो गया। देन आपको नेक्स्ट क्या करना है? देखो, जब नॉर्मल रॉ डेटा था तब हमने क्या किया? समेशन एक्स, इसको मॉड्यूलस साइन में पहले लिखा, एक्स आई माइनस एक्स बार को मॉड्यूलस साइन में लिखा, मतलब निगेटिव साइन सब चले गए यहाँ पे। 53.07, देन 43.07, देन 20.07, 13.07, 5.07, 26.93, 36.93। जो पॉजिटिव नंबर है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार मॉड्यूलस साइन में, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है। जब आप फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हो ना इन वैल्यूज से, तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो है मॉड्यूलस वाला जो टर्म है उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 53.07, देन 7 इंटू 43.07 ऐसे करना है। और फाइनली इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी योर समेशन एफ इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, ये जो भी आंसर मिलेगा उसको यूज करके आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। तो मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे? समेशन एफ इंटू
xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय समेशन f, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई विल लीव इट हियर, आई विल आस्क यू टू कंप्लीट दिस, सी इफ यू आर एबल टू डू द लास्ट स्टेप हियर। ये कैलकुलेशन मतलब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, बट डू इट केयरफुली, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और ऐसे करते हैं लोग, तो इसीलिए ये अवॉइड करना। just make sure that you are multiplying frequencies with the last column xi minus x bar, ठीक है। ये करो, टोटल करो, इसका क्या आ रहा है देख लो, और मुझे बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में बताओ इसका आंसर क्या मिलेगा, ठीक है। और एक होमवर्क के लिए आपको सम हो सकता है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप मुझे बताओ कि आपका मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन क्या आएगा, mean deviation from median. So this is for homework, okay, complete this, and next is also calculate mean deviation from median, ये वाला भी कैलकुलेट करने की कोशिश कर, ठीक है। समझ में आ गया आपको क्या करना है घर पे? Yes, sir. Okay, do it, try to do it, let me see how many of you are able to do it. अगर नहीं हो रहा है तो we can discuss about it in the next lecture. Okay, chalo, thanks a lot, see you in the next lecture, bye bye. Thank you, sir. Thank you.